हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये आपका बीपीएससी 134 का है। इसमें ब्लॉक 1 आपकी कंप्लीट है। ब्लॉक 2 जो है इसमें राज्य और जिला प्रशासन, और ब्लॉक 2 का जो यूनिट 2 है, ठीक है ना, क्योंकि ब्लॉक 1 में सिर्फ 1 यूनिट दिया हुआ है, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। ब्लॉक 2 में अब यूनिट 2 है राज्य प्रशासन की संवैधानिक रूपरेखा। ये भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है ना, तो यदि आपने वॉच नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए आज हम यहाँ पर ले लेते हैं आपका ब्लॉक 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। और जो ब्लॉक 3 हमारा है वो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो वो है राज्य सचिवालय संगठन एवं कार्य, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो हमें लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। ओके, देखिए सचिवालय का अर्थ पहले देख लेते हैं, क्योंकि अब यही हमारा टॉपिक है तो उसको समझना जरूरी है कि सचिवालय क्या कहलाता है, ठीक है। ओके, तो देखिए राज्य स्तर पर सरकार के 3 अवयव या 3 अंग होते हैं, हमें पता है, ठीक है। यानी सरकार इन 3 अंगों के साथ में मिलकर काम करती है। जैसे पहला मंत्री हो गया, ठीक है, फिर दूसरा सचिव होता है और तीसरा कार्यकारी या कार्यकारी अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, राज्य स्तर पर सरकार के, ठीक है। ओके, अब कार्यकारी अध्यक्ष को अन्य नामों से भी जाना जाता है, परंतु अधिकतर उसे निदेशक कहा जाता है। तो कार्यकारी अध्यक्ष या आप निदेशक कह सकते हैं। तो आप कह लीजिए मंत्री, सचिव और निदेशक, ठीक है। तो मंत्री और सचिव मिलकर सचिवालय का गठन करते हैं, ठीक है ना। कौन मिलकर? मंत्री और सचिव मिलकर सचिवालय का गठन करते हैं। और जबकि कार्यकारी अध्यक्ष यानी जो निदेशक होते हैं वो कार्यालय निदेशालय के नाम से जाना जाता है, कार्यालय निदेशक के नाम से। क्लियर हुआ इतना? राज्य स्तर पर सरकार के 3 अवयव 3 अंग होते हैं, मंत्री, सचिव और निदेशक कह लीजिए, कार्यकारी अध्यक्ष कह लीजिए, ठीक है। तो जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं उनको निदेशक के नाम से भी जानते हैं। मंत्री और जो सचिव होते हैं, 2 इनके अवयव जो होते हैं, अंग जो होते हैं, वो मिलकर सचिवालय का गठन करते हैं। और जो कार्यकारी अध्यक्ष निदेशक जो होते हैं उसको कार्यकारी निदेशक के नाम से जाना जाता है। तो शाब्दिक रूप से सचिवालय का अर्थ होता है सचिव का कार्यालय, ठीक है। और इसका उद्भव कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ? तो जब भारत में वास्तव में सचिवों का संचालित सरकार थी, यानी स्वतंत्रता के पश्चात सत्ता के अधिकार जनता द्वारा चुने गए मंत्रियों के हाथों में आ गए थे और इस प्रकार मंत्रालय सत्ता का स्थान बन गया था, ठीक है। उन्हें प्रमुख सलाहकार होता था, क्योंकि सचिव मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता था, मंत्री को हर एक सलाह देता था, ठीक है ना। तो इसलिए उसे मंत्री के इर्द गिर्द ही रहने की आवश्यकता होती थी। तो सचिवालय उन भवनों के समूह का नाम है जिनमें मंत्री तथा सचिवों के कार्यालय हैं। तो बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि यहाँ पे सचिवालय का मतलब से हमने ऊपर क्या देखा, हमने ऊपर देखा कि सचिव का कार्यालय सचिवालय होता है, ठीक है ना, राइट। लेकिन आप सचिवालय शब्द को अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो उसके अंतर्गत ये आ जाएगा कि मतलब जो मंत्री होते हैं और मंत्री सचिव होते हैं उनका कार्यालय ही सचिवालय कहलाता है, ठीक है। तो उन भवनों का समूह होता है जिसमें मंत्री और सचिवों के कार्यालय होते हैं, ठीक है। ओके, राज सचिव की स्थिति तथा भूमिका देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जो राज सचिवालय होता है वो राज्य सरकार को नीति निर्माण यानी जो पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है, योजनाएं वगैरह बनाई जाती हैं उनमें, और जो विधायी कार्य होते हैं उनको किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से चलाया जाए, इन सभी चीजों में सहायता करता है, ठीक है। तो राज्य सचिवालय के प्रमुख कार्य क्या है? भूमिका आता है, कार्य आता है, तो आप यही लिख सकते हैं, परेशान मत होइएगा। तो पहला कार्य होता है कि मंत्रियों को नीति निर्माण और समय समय पर उसमें संशोधन करने एवं उनकी विधायी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करता है। मतलब सचिवालय का काम होता है कि जो मंत्री होते हैं जो उनकी नीति निर्माण यानी कि जो भी पॉलिसी योजनाएं जो भी वो बनाते हैं वो तो बन गई, उसमें उन्होंने सचिवालय ने अपनी भूमिका निभाई उसको बनाने में। लेकिन बनाने के बाद क्या वो इफेक्टेड हैं, क्या वो चल रही हैं, लोगों की जरूरतों को पूरा कर रही कि नहीं कर रही हैं, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग उसको डिक्लाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसके बारे में मान लीजिए कोई एक्सेप्ट नहीं किया, कोई उससे खफा है, अच्छा नहीं है, तो फिर उसमें संशोधन की जरूरत पड़ती है। तो उसके बारे में भी वो पूरी जानकारी देता है मंत्रियों को। नियम तथा विनिमय और विधान का प्रारूप तय करता है कौन? सचिवालय करता है, ठीक है ना। नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय, उनके कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण एवं परिणामों का पुनरावलोकन।
जो नीतियां पॉलिसी बनती हैं, जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है ना, उन सभी चीजों का पर्यवेक्षण का काम किसका होता है, ऑब्जर्व करने का काम किसका होता है, वो काम होता है सचिवालय का, ठीक है। फिर उसको नियंत्रित करना और साथ ही साथ में अब जब वो पॉलिसी नीतियां लागू हो गई है तो उनका परिणाम क्या होता है उसके बारे में भी नजर रखता है सचिवालय। तो ये हो गया तीसरा। बजट निर्माण, व्यय का नियंत्रण। बजट का निर्माण और जो व्यय सरकार करती है, राज्य सरकार, उसके बारे में भी पूरा नियंत्रण सचिवालय के पास होता है। भारत सरकार तथा अन्य सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखना, तो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के साथ में और जो अन्य सरकारें होती हैं उनके साथ में भी संपर्क बनाए रखता है कौन, सचिवालय। प्रशासन, मशीनरी के कुशल तथा सुचारू संचालन को देखना, कार्मिक एवं संगठनात्मक क्षमता को विकसित करता भी है कौन करता है, सचिवालय करता है, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हो गया हमारा भूमिका या फिर कार्य सचिवालय के क्या होते हैं, ठीक है। सचिवालय की भूमिका के कुछ आयामों का विस्तार से चित्रण करना उचित होगा। जैसे सर्वप्रथम नीति निर्माण। नीति निर्माण में सचिवालय की भूमिका। अब नीति निर्माण में सचिवालय की क्या भूमिका, देखिए जो अभी जस्ट हम ऊपर पढ़े हैं कार्य हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता रहा है। जैसे मैंने यही कहा कि सरकारी मंत्रियों के बनाने में मंत्रियों की सहायता करता है नीतियों को बनाने में, ठीक है ना। और इसके कई पहलू होते हैं कि सचिव मंत्री को नीति निर्माण के लिए आवश्यक आंकड़े और सूचना प्रदान करता है। फिर कभी कभी सचिव उन कार्यक्रमों के विस्तृत रूपरेखा, विषय सामग्री भी साथ में प्रदान करता है, यानी देता है, जिनके आधार पर मंत्री सत्ता में आते हैं। फिर तीसरा, सचिवालय मंत्रियों को उनके विधायी कार्यक्रमों में सहायता करता है। विधानमंडल में मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले विधायकों का प्रारूप जो होता है ना, वो सचिव ही तैयार करते हैं। और जैसे सेक्रेटरी का काम होता है सचिव का, पीए का काम होता है, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त विधानमंडल में मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्री को आवश्यक सूचना की आवश्यकता होती है, तो यह सूचना भी सचिव द्वारा मंत्री को प्रदान की जाती, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तब उसके आंसर वो कहां से देंगे, तो उसका काम किसका होता है, सचिव का होता है, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त सचिव विधायी समितियों द्वारा वांछित सूचना इकट्ठा करता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सचिवालय वो नीति निर्माण में सचिवालय की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। एक ही क्वेश्चन, ऊपर हमने कार्य देखा तो कार्य में फर्स्ट पॉइंट देखा था नीति निर्माण। अब हो सकता है कि एक इस पॉइंट को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि नीति निर्माण में सचिवालय की भूमिका क्या है, स्पष्ट कीजिए, तो फिर आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया, फिर ये यहाँ पे दूसरा हो गया, फिर यहाँ पे ये तीसरा हो गया, ठीक है, ओके। ये चौथा ले लीजिए, विधानमंडल में मंत्री द्वारा पेश किए जाना, ठीक है। चौथा उसे ले लीजिए और पांचवा यहाँ पे ले लीजिए कि सचिवालय एक संगठित स्मरण शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। उसको सभी चीजें याद होनी चाहिए, मतलब उभरती हुई समस्याओं का परीक्षण करना, इन सभी चीजों का ध्यान, रिकॉर्ड, फाइलें सभी अपने स्मरण शक्ति के रूप में कार्य करती है। तो उसको सभी चीजें मैनेज करके रखना पड़ता है और जरूरत पड़ने पे उसे देना पड़ता है, ठीक है। और इसे छठवा कर लीजिए आप कि सचिवालय एक सरकार से दूसरी सरकार के बीच और सरकार तथा वित्त आयोग जैसी संस्थाओं के बीच भी संचार का माध्यम होता है, ठीक है। तो अंत में कह सकते हैं कि सचिवालय नीति के कार्यान्वयन से संबंधित पूरी जानकारी रखता है तथा क्षेत्रीय एजेंसियों के द्वारा नीति कार्यान्वयन का मूल्यांकन, कार्यों का मूल्यांकन करता है, ठीक है, ओके। अब विशिष्ट सचिवालय के विभाग की संरचना क्या है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अधिकारी देख लीजिए। अधिकारियों के पदानुक्रम में 3 यहाँ पर स्तर होते हैं। सामान्यतः सचिव प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष होता है, इसके अधीन उप सचिव अथवा अपर सहायक सचिव होते हैं, ये अधिकारी के अंतर्गत आ गया। फिर कार्यालय हो गया। तो भारत में सचिवालय प्रणाली की एकमात्र विशेषता इसके दो घटक भागों के बीच अंतर है, यानी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांजिटरी केडर और स्थायी कार्यालय का ट्रांजिटरी केडर से तात्पर्य प्रत्येक विभाग में कुछ अधिकारी निश्चित अवधि के लिए कार्यालय पदों पर रहते हैं। तो अब इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, यानी कि ट्रांजिटरी केडर, ठीक है, यानी स्थायी कार्यालय। तो ट्रांजिटरी केडर का मतलब होता है कि प्रत्येक विभाग में कुछ अधिकारी निश्चित अवधि के लिए कार्यालय पदों पर रहते हैं, यानी कुछ निश्चित अवधि के लिए उनके पद बनाए जाते हैं, जो रहते हैं ट्रांजिटरी केडर कहलाते हैं, और अवधि पूरी होने के पश्चात वहां से चले जाते हैं। और इसी कार्यालय में कार्य करने वाले स्थायी कार्मिक भी होते हैं, जो ये स्थायी कार्यालय हो गए, ठीक है, जो सचिवालय विभाग को निरंतरता का अति आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, चलिए, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ओके। विभागीकरण का पैटर्न क्या है राज्य सचिवालय में, देखिए विभागीकरण का एक पैटर्न, जैसे पहले गृह विभाग होता है,
कृषि और कल्याण विभाग हरियाणा, उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, वित्त विभाग हरियाणा, ठीक है ना। तो यहाँ पर राज्य सचिवालय में विभागीकरण का पैटर्न कैसे होता है, तो प्रत्येक साधारणतः सचिव जो होता है एक से अधिक विभागों का प्रभारी होता है, यानी जो सचिव है वो एक से अधिक विभागों का, आज थोड़ा सा ये एक से अधिक विभागों का प्रभारी होता है, यानी एक से अधिक विभाग उसके हाथ में होते हैं, ठीक है ना। और इसलिए सचिवालय विभागों की संख्या सचिवों की तुलना में अधिक होती है। मान लीजिए 50 अब यहाँ पे विभाग हैं और एक से अधिक विभागों का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, सचिव होता है, प्रभारी होता है। तो सीधी सी बात है 5 या 10 विभाग ऐसे होंगे जो एक सचिव के अंडर में आते हैं, 10 सचिव 50 विभाग, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य में सचिवालय विभागों की संख्या स्वाभाविक रूप से अलग अलग होती है और यह आवश्यक नहीं है कि किसी राज्य में सचिवालय विभागों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही रखी जाए, ठीक है ना। ओके, तो जैसे एक यहाँ पे हरियाणा का एग्जाम्पल दे दिया कि विभागीकरण का पैटर्न कैसे होता है, तो गृह विभाग हो गया, फिर कृषि और कल्याण विभाग हरियाणा और शिक्षा विभाग हरियाणा, इस तरह से सब हरियाणा का ही दे दिया किस तरह से विभाग वहां पे रखे जाते हैं, ठीक है। ओके राइट, तो ये देख लीजिएगा आप। सचिवालय विभाग एवं कार्यकारी विभाग में अंतर, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। असतत प्रक्रियाएं अथवा अबाध क्रम, तो सचिवालय विभाग और कार्यकारी विभाग में क्या अंतर है। देखिए, सचिवालय विभाग कार्यकारी विभाग से विशिष्ट होता है, ठीक है, यानी बड़ा होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सचिवालय विभाग का, क्योंकि सचिवालय विभाग के अंतर्गत ही शायद कार्यकारी विभाग आता है, ठीक है। सचिवालय का कार्य राजनीतिक कार्यपाल को नीति विकल्पों के चयन तक पहुंचाने में सलाह देना एवं सहायता करना होता है। यानी कि जो सचिवालय का कार्य क्या होता है, क्योंकि वो मंत्रियों के अधीन होता है, मंत्रियों का काम करता है, तो मंत्री राजनीति में होते हैं, तो सीधी सी बात है सचिवालय का कार्य जो होता है वो राजनीतिक जो कार्य होते हैं, ठीक है ना, उन कार्यों को समन्वय करना, उन कार्यों को मंत्रियों तक लेके जाना, मंत्रियों की हेल्प करना, वहां तक पहुंचाना, फिर उस पर नजर रखना, ये सभी चीज जो होते हैं, सलाह देना कब क्या करना है, उनकी सहायता करना, ये सभी काम सचिवालय का होता है। और जो कार्यकारी विभाग होता है या निदेशालयों के अध्यक्ष, जिन्हें मुख्य रूप से निदेशक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कार्यकारी विभाग को किस नाम से जाना जाता है, निदेशालय के अध्यक्ष या फिर निदेशक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वह राजनीतिक कार्यपालक द्वारा बनाई गई नीतियों को कार्यान्वित करते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, यानी कि अब यहाँ पे समझिएगा, मैं समझा देती हूँ आपको, ये समझा देती हूँ कि सचिवालय का कार्य क्या होता है। राजनीतिक कार्यपालक को, जो राजनीतिक कार्यपालक की नीति होते हैं, जो पॉलिसी होती है, जो योजनाएं होती है, उनका चयन करना और साथ ही साथ में उनको सलाह देना, सहायता देना, किनको, मंत्रियों को या राजनीतिक कार्यपालक को। लेकिन जो कार्यकारी विभाग होता है वो किसके अंडर में होता है, सचिव के अंडर में होता है। क्यों, इसलिए कि सचिवालय जो राजनीतिक कार्यपालक द्वारा बनाई गई नीतियां होती हैं, ठीक है ना, सचिवालय द्वारा राजनीतिक कार्यपालक द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं उनको कार्यान्वित करना, यानी कार्य करना, आगे बढ़ाने का काम किसका होता है, सचिव का होता है, स्थायी कार्यालय का होता है। तो इस प्रकार सचिव नीति निर्माण में सहायता करते हैं और जबकि निदेशक की भूमिका नीति क्रियान्वित करने में निहित होती है, उसको लागू करने में, ठीक है। ओके राइट। तो प्रत्येक सचिवालय विभाग का अपने कार्यकारी विभागों का कार्यभार होता है और उनकी संख्या में काफी हद तक भिन्नता होती है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ विभागों के अधीन दूसरे विभागों की तुलना में काफी अधिक संख्या में प्रमुख कार्यकारी होते हैं और एक सचिवालय विभाग में के अधीन 6 से 7 कर्मचारी कार्यकारी विभाग होते हैं, ठीक है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर सचिवालय विभाग यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख सको, ये ना हो कि हमसे बनता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सचिवालय विभाग का मुखिया सामान्यतः एक सामान्य प्रशासक होता है, ठीक है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से चुना हुआ होता है, सिविल सेवा से। और कार्यकारी विभाग का मुखिया एक विशेषज्ञ होता है, इसे पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर अंतर की बात करते हैं तो लीजिए, पहला अंतर यहाँ पे आ गया। पहला अंतर क्या है, सचिवालय विभाग का मुखिया सामान्यतः एक प्रशासक होता है और कार्यकारी विभाग का मुखिया एक विशेषज्ञ होता है, ठीक है। ओके राइट। ओके, विशेषज्ञ यानी कार्यकारी विभाग का अध्यक्ष जो होता है, तो विशेषज्ञ सामान्य प्रशासक और सचिवालय के पर्यवेक्षण में काम करता है। दूसरा अंतर ले लीजिए, जो मैंने आपसे कहा था,
जो विशेषज्ञ होता है यानी जो कार्यकारी विभाग का मुखिया होता है, कार्यकारी विभाग जो होता है वो सामान्य प्रशासक यानी सचिव या सचिवालय कह लीजिए, तो सचिवालय के अंडर में काम करता है, पर्यवेक्षण में काम करता है, उसकी निगरानी में काम करता है, क्योंकि उसके नीचे का पोस्ट है। ठीक है, ओके। तो कुछ उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कृषि निदेशक जो एक विशेषज्ञ है जिसमें वह शिक्षित है, कृषि विज्ञान की उपाधि रखता है, मतलब उसे पूरा नॉलेज है, और वह सचिव। अब सचिव क्या हुआ? सचिव यानी कृषि के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा, राइट। तो सचिव कृषि सचिवालय स्तर पर कृषि विभाग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। तो सचिव जो है वो कृषि सचिवालय स्तर पर कृषि विभाग का प्रतिनिधित्व करता है, और जबकि कृषि निदेशक क्या करेगा? कृषि विभाग का कार्यकारी स्तर पर प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। तो निदेशक कृषि विभाग का कार्यकारी प्रमुख होता है, राइट। चलिए अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है। ओके, नहीं ये भी नहीं लेंगे हम। नीति निर्माण में प्रशासकों की भूमिका। अच्छा, नीति निर्माण में प्रशासकों की क्या भूमिका होती है, ठीक है ना। ओके, चलिए तो ये देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि नीति निर्माण की क्रिया अधिकारी वर्ग द्वारा दिए गए तथ्यों, अंकों, सूचना तथा आंकड़ों के आधार पर की जाती है। तो जब नीति का निर्माण किया जाता है, इसमें जो अधिकारी काम करते हैं उनके द्वारा जो तथ्य, आंकड़े और सूचना दी जाती है वो आंकड़ों के आधार पर दी जाती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक अपनी बनाई गई नीति की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए प्रशासकों द्वारा प्रदान की गई आंकड़ों की सहायता पर निर्भर रहते हैं। प्रशासक लोग उनको आंकड़े देते हैं। फिर लोक सेवक अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर विचाराधीन विभिन्न नीतियों के चयन में प्रशासनिक, तकनीकी और आर्थिक व्यवहारिकता के विषय में राजनीतिज्ञों को सलाह यानी मंत्रियों को सलाह देते हैं। फिर लोक सेवक विधेयकों के प्रारूप तैयार करते हैं जो मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत होता है, और स्वीकृत कर लेने के बाद, स्वीकार कर लेने के बाद विधानमंडल के सामने पेश किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रशासक लोक नीति निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, और जो अंत में विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का रूप धारण करता है, ठीक है ना। ओके, तो प्रशासक प्रशासनिक विवेक का प्रयोग करके नीति निर्माण करते हैं, और जब एक नीति के ढांचे के अंदर प्रशासक को विभिन्न वैकल्पिक उपाय, और जब एक प्रशासक को ना जब बहुत सारे उपाय दिए जाते हैं तो उनके बीच में चुनाव करने के लिए कहा जाता है। तो जो प्रशासक होता है, जो प्रशासनिक होता है, वह अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, यानी प्रशासकों को पूरक कानून निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ नीति की वास्तविक विषय सारणी पूर्ण रूप से अधिकारी वर्ग द्वारा ही तैयार की जाती है, ठीक है। तो प्रशासक वास्तव में यह निर्णय करता है कि किसी मामले में राष्ट्र की सत्ता का प्रयोग कैसे होगा, ठीक है। क्या मुख्य सचिव से क्वेश्चन आएगा? प्रत्येक राज्य में एक मुख्य सचिव होता है, और यह राज्य प्रशासन का महत्वपूर्ण किंग पिन अधिकारी होता है, ठीक है ना, और जिसका नियंत्रण सभी सचिवालय विभागों तक फैला हुआ होता है। तभी जब सचिवालय पढ़ा, अब सचिवालय पर किसका नियंत्रण होता है? तो सचिव का होता है, मुख्य सचिव का होता है, ठीक है ना। ओके, तो जो ये मुख्य सचिव है पद केवल संपदस्थ अधिकारियों में ही प्रथम नहीं होते, बल्कि सचिवों का प्रमुख होता है। ये तो मुख्य सचिव की पूर्व प्रतिष्ठित स्थिति स्पष्ट रूप से राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसकी विभिन्न भूमिकाओं में परिलक्षित होती है। मतलब मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है और राज्य मंत्रिमंडल का सचिव होता है, ठीक है, मुख्य सचिव, और वह समान प्रशासन विभाग का भी प्रमुख होता है। तो क्या हुआ? मुख्य सचिव पहला क्या हो गया? मुख्यमंत्री का सलाहकार, दूसरा राज्य मंत्रिमंडल का सचिव, और तीसरा प्रशासन विभाग का प्रमुख होता है। तीन चीजें मिल गई, ठीक है ना, और जिसका राजनीतिक प्रमुख स्वयं मुख्यमंत्री होता है। तो प्रशासन विभाग का प्रमुख सचिव होता है, राजनीतिक विभाग का अगर मुख्य कहा जाए, प्रमुख कहा जाए, तो वो मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्य सचिव राज्य में लोक सेवाओं का भी प्रमुख होता है, और वह राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार व अन्य सरकारों के बीच संचार का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। और मुख्य सचिव राज्य सरकार का प्रमुख वक्ता और जनसंपर्क अधिकारी होता है, जो लोगों की टच में होता है, लोगों से जुड़ा हुआ होता है, और तथा राज्य की प्रशासनिक प्रणाली का नेतृत्व प्रदान करता है, ठीक है। ओके, फिर मुख्य सचिव का कार्यालय राज्यों में पाई जाने वाली अनोखी संस्था होती है, और उनके बराबर महत्व वाली संस्था पूरे राष्ट्र के प्रशासन में नहीं है। जैसे केंद्रीय राज्य में मुख्य सचिव के जैसा कार्यालय नहीं है, केंद्रीय राज्य में मुख्य सचिव का कार्यालय नहीं है। राज्य सरकार के संदर्भ में वह जो कार्य करता है उसको केंद्रीय स्तर पर लगभग समान स्तर वाले 3 उच्च स्तरीय अधिकारी जो
समझिए, जो केंद्र में 3 उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और वित्त सचिव, केंद्र स्तर पे होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से राज्य सरकार में सचिव काम करता है। राज्य सरकार के संदर्भ में जो सचिव काम करता है वही केंद्र स्तर के संदर्भ में 3 उच्च स्तरीय अधिकारी जो होते हैं, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव, उनके द्वारा संपन्न किया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये मुख्य सचिव के कर्तव्यों और शक्तियों की व्यापक क्षेत्र का स्पष्ट परिचय आया, ठीक है। ओके, अच्छा, एक और महत्वपूर्ण विशेषता है इसके पद से जुड़ी कि उसे सांविधिक प्रणाली के बाहर रखा गया है। यानी मुख्य सचिव आमतौर पर मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होता है या फिर इस पद से हटकर केंद्रीय सरकार में और अधिक महत्वपूर्ण पद पर जाता है। तो जो मुख्य सचिव होता है राज्य में होता है, तो राज्य में मुख्य सचिव के रूप में तो सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, या फिर जो हट जाता है वहां से, तो हट के वो केंद्र सरकार में आता है और उससे और अधिक महत्वपूर्ण पद पर, जैसे मैंने कहा ना, क्या होता है, केंद्र और महत्वपूर्ण पद कैबिनेट सचिव, गृह सचिव या वित्त सचिव होते हैं, उन पे जाता है, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे इसे क्रिएट कर दिया। क्वेश्चन क्या क्रिएट किया, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन मुख्य सचिव के कार्यालय को किस प्रकार प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसे देखिएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन मुख्य सचिव के कार्यालय को किस प्रकार प्रभावित करता है। मान लीजिए, क्योंकि राज्य में होता है मुख्य सचिव और राष्ट्रपति शासन राज्य में ही लगता है ना, तो मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, तो अब मुख्य सचिव किस तरह से इफेक्टेड होगा, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो देखिए, जहां राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सलाहकारों की नियुक्ति नहीं करता, वहां मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की शक्तियों से युक्त होता है। यानी जहां जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र के जो सलाहकार होते हैं, वो उनकी नियुक्ति नहीं कर सकता है, ठीक है ना। केंद्र सलाहकारों की नियुक्ति नहीं कर सकता है राष्ट्रपति शासन लगने के बाद, लेकिन वहीं पर जो मुख्य सचिव होता है, वो मुख्यमंत्री की जो शक्तियां होती हैं, वो उससे युक्त लेंस होता है, ठीक है ना। यानी उससे मुख्यमंत्री की शक्तियों से भरा हुआ होता है, पूरे पावर उसके हाथ में होते हैं। लेकिन जब केंद्रीय सलाहकारों की नियुक्ति हो जाती है, यहाँ पे था, अब उनकी नियुक्ति नहीं की जाती, केंद्र नहीं करता, तब मुख्य सचिव मुख्यमंत्रियों की शक्तियों से लेंस होता है। लेकिन मान लीजिए कि केंद्र सलाहकारों की नियुक्ति कर दिया, ठीक है ना, तो मुख्य सचिव को अपनी प्रशासनिक क्षमता में ही कार्य करना होता है, जो जनरली आम बेस पे वो काम करता है, क्योंकि सलाहकार वरिष्ठ सिविल सेवकों के पदों यानी राज्य के मुख्य सचिव से वरिष्ठ पदों पर होते हैं, इसलिए उनके आने के कारण मुख्य सचिव से वरिष्ठ होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक पदानुक्रम परिवर्ती बन जाता है। तो आप इसको क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है। एक तो मुख्य सचिव का अधिकार पूछता है, पद के बारे में पूछता है, उसकी शक्तियों के बारे में पूछता है, तो आपको यही लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है ही है, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन लगने पर किस प्रकार प्रभावित होता है, उसकी क्या शक्तियां होती हैं, ठीक है। ओके, राइट, चलिए आगे देख लेते हैं। मुख्य सचिव के कार्य कौन कौन से होते हैं। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है और जिसके कारण वह अन्य कार्यों के साथ मंत्रियों द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों पर विस्तृत प्रशासनिक टिप्पणियां तैयार करता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सचिव होता है और वह मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करता है, बैठकों की व्यवस्था करता है, रिकॉर्ड रखता है और निर्णयों की सुनवाई भी करता है, यानी निश्चित करता है, ठीक है ना। ओके, मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है। इस क्षमता में वह लोक सेवकों की तैनाती और स्थानांतरण पर निर्णय लेता है। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद के सलाहकार तथा प्रशासनिक मशीनरी के प्रमुख के रूप में अद्वितीय स्थिति के कारण मुख्य सचिव राज्य सचिवालय विभागों का समन्वयक प्रमुख होता है। तो राज्य सचिवालय विभाग का प्रमुख कौन होता है, मुख्य सचिव होता है, ठीक है। ओके, सचिवों के प्रमुख थोड़ा सा यहाँ पे सचिवों के प्रमुख रूप में मुख्य सचिव कई समितियों की अध्यक्षता करता है और बहुत सी अन्य समितियों का सदस्य होता है, और जिसके अतिरिक्त वह उन सभी मामलों की देखभाल करने वाला होता है, ठीक है। और अन्य सचिवों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं ये। मुख्य सचिव उस आंचलिक परिषद का एक नियमित आवर्तन रोटेशन के उपाध्यक्ष होता है, वह जिसे विशेष राज्य का वह सदस्य होता है, जिस राज्य का वह सदस्य होता है, यानी जिस राज्य का वह मुख्य सचिव होता है, वह वहां पर अपना काम करता है उपाध्यक्ष के रूप में।
ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ दिए हैं। वह स्थान आवंटन के मसलों सहित सचिवालय भवनों पर नियंत्रण करता है। वह केंद्रीय रिकॉर्ड शाखा, सचिवालय, लाइब्रेरी, संरक्षण, निगरानी, स्टाफ सुरक्षा को भी नियंत्रित करता है। ठीक है ना। और संकट के समय मुख्य सचिव राज्य के तंत्र का केंद्र के रूप में कार्य करता है, राहत कार्यों में तेजी लाता है, जो उससे संबंधित एजेंसियां होती हैं उनको दिशा निर्देश देता है, नेतृत्व प्रदान करता है ना। सूखा, बाढ़, सांप्रदायिक दंगों के समय राहत देने से जुड़ी सभी संबंधित एजेंसियां जो होती हैं इसी के अंतर्गत, इसी के अधिनियम में आती है। इसके अधिकारों के लिए सरकार का प्रतिनिधि होता है, यानी सरकार से बात करते सरकार कहती है, वही मुख्य सचिव फिर करता है। ठीक है, तो अंत में कह सकते हैं कि बहुत से कार्मिक मामले अन्य बहुत से सूक्ष्म महत्वपूर्ण प्रशासनिक वितरण मुख्य सचिव का बहुत समय ले लेते हैं। ठीक है, ओके। जैसे क्वेश्चन आ कि सचिवालय कार्यकारी विभागों में मुख्य अंतर, प्रशासनों की नीति निर्माण संबंधी भूमिका पढ़ चुके हैं। मुख्य सचिव का मुख्य कार्य क्या है कि सभी इसमें देख लें। निष्कर्ष आ गया है, मतलब ये यूनिट आपकी फिनिश्ड हो गई है। ठीक है, तो चलिए इसे मैं डाल देती हूँ यहाँ पर, तब तक आप लोग इसे पढ़ते रहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा ब्लॉक लूंगी तो ये वीडियो आपको बहुत लेट मिलेगा, वो 1 से 1.5 घंटे का होगा। तो बेहतर ये होगा कि मेरा जब यूनिट 3 है वो फिनिश्ड हो गई तो मैं इसको अपलोड कर देती हूँ, ताकि आप लोग इसे देखते रहे, और इसके बाद मैं यूनिट 4 ले लेती हूँ। ठीक है ना, और कोशिश करूंगी कि इसके बाद इसमें सभी जितने भी आपकी ब्लॉक 3 है ना, ये ब्लॉक 2 है, तो ब्लॉक 2 के जितने भी यूनिट है सभी को मैं ले लूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो होगा सचिवालय और निदेशालय के बीच संबंध के पैटर्न, और पूरी जो ब्लॉक 2 है इसी में फिनिश कर देते हैं। तो वीडियो क्या करना है आपको पता है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम का नंबर दिया हुआ है, यानी ग्रुप का लिंक दिया है, तो उससे आप जुड़ जाइए। BHIC 134 134 और BSOC 133 134 की PDF हमारे पास अवेलेबल है। यदि आप उसे बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं सिर्फ 49 रुपीज में, तो आप पेटीएम कर दीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, तो मैं वो PDF आपको भेज दूंगी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।